1950s 1960s, जिस तरह अभी हमारे पास मशीन लर्निंग के कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, तो उस टाइम पर एक्सपर्ट सिस्टम के कोर्सेज़ ऑफ़र होते थे यूनिवर्सिटीज़ में। तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा बूम था एक्सपर्ट सिस्टम्स का। लेकिन अब जो एक्सपर्ट सिस्टम है, मैं अभी आगे खैर बताऊंगी भी कि उस वक्त के एक्सपर्ट सिस्टम और अब वाले एक्सपर्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास जो पीसीज होते थे वो भी उसमें भी लिमिटेशंस थी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड सो ऑन। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई और विद द टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सिस्टम में भी उसके साथ साथ उसने इवॉल्व करा। तो एज़ विकिपीडिया सेज़, एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी एक ह्यूमन एक्सपर्ट को एम्यूलेट करता हो, उसको मिमिक करने के लिए, या उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो हम किसी एक प्रोग्राम को दे देंगे और वो प्रोग्राम हमसे इंटरोगेट करेगा, और हम उसी के थ्रू अपनी बात को कन्वे कर रहे होंगे। तो एक्सपर्ट सिस्टम के बेसिकली दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ दिस इन नॉलेज बेस एंड द सेकंड पार्ट इज़ दिस इन्फ्योरेंस इंजन। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जब हम ह्यूमन एक्सपर्ट को रिप्लेस करने के लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो हमें तो पहले उसकी एक्सपर्टीज़ को कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में सेव करना पड़ेगा। तो हम जब एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें सेव होती हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम सेव कर रहे होते हैं इस नॉलेज बेस के अंदर। ठीक है, तो नॉलेज बेस इज़ अ काइंड ऑफ डेटा बेस, जहाँ पर हम जो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, ज़रूरी नहीं है ही इज़ अ डॉक्टर, वो हो सकता है कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो सकता है कि कोई स्टेट एजेंट है वो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो जिस चीज़ के लिए हम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए हमें उस एक्सपर्ट के पास जाकर उससे कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। वो जो नॉलेज हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट नॉलेज वुड बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे किस तरह से इसको डिफ़ाइन किया जाता है, और इसको स्टोर करते हैं हम किसी नॉलेज बेस में। जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है हमारा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्योरेंस इंजन। वो उस नॉलेज बेस को यूज़ करते हुए जो भी यूज़र होता है वो उससे क्वेरी करता है, और यूजिंग दैट नॉलेज बेस, इन्फ्योरेंस इंजन उससे कोई चीज़ कंक्लूड करके या डिड्यूस करके उसको बता रहा होता है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ मेडिकल सिस्टम, अगर हम सपोज़ कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो कि सपोज़ कोविड का सिम्टम्स यूज़र से ले रहा हो, तो यूज़र जो होगा, जो कि नॉन एक्सपर्ट यूज़र है, वो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम से क्वेरी करेगा, यानी कि वो अपने सिम्टम्स उसको बता रहा होगा। यूजिंग दैट सिम्टम्स वो अपने नॉलेज बेस से ये चीज़ कंक्लूड करेगा कि उसको कोविड हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो या फिर उसको कोई एडवाइस दे रहा होगा कि उसको ये मेडिसिन ले लेनी चाहिए। तो दैट वुड कोई ना कोई एक हमारे पास यूज़र इंटरफेस होगा जो कि कम्युनिकेट कर रहा होगा फ्रॉम दिस नॉन एक्सपर्ट यूज़र टू द एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि जो भी वो क्वेरी कर रहा होगा वो उससे इंटरोगेट करने के लिए हमें फैसिलिटेट करेगा यूज़र इंटरफेस। ठीक है, लेकिन जो दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ दिस इन्फ्योरेंस इंजन एंड द नॉलेज बेस। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। पीच ट्री इज़ अ सिस्टम जो कि यूज़ किया जाता है फॉर अकाउंटिंग एप्लीकेशंस। अकाउंटेंट्स इसे यूज़ करते हैं डेटाबेसेस वगैरह बनाने के लिए। अभी भी इसको यूज़ किया जाता है। पीच ट्री इज़ स्टिल सॉफ्टवेयर जो कि अब क्लाउड के साथ इंटीग्रेट हो गया, और विद द टाइम बीइंग उसमें चेंजेस आ गए। उसके बाद हमने अगर पहले देखा हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक असिस्टेंट होता था। तो अगर हम कुछ लिखने जा रहे होते तो वो हमारी बातों से कुछ मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करके हमें हेल्प आउट करने के लिए साथ में मैसेजेस लिखे हुए आते थे छोटे छोटे। तो दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। इसी तरह मेडिकल की फील्ड में हमारे पास डेंड्राल था, जो कि किसी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया था, दैट वाज कॉल्ड लिथियन, जो कि स्टोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए या उनको एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिस्टम इज़ मायसिन,
जो कि मेडिकल सिस्टम बनाया गया था। इट वाज फर्स्ट यूज़ इन 1979, जो कि कुछ इस तरह का ही काम करता था कि यूज़र उसको सिम्टम्स देता था अपने, और वो उनको एडवाइस करता था कि उनको क्या पॉसिबल डिजीज़ हो सकते हैं, और उनको उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह फिर प्रोसेसर चिप्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता था डिज़ाइन एडवाइज़र। देयर वाज अ सिस्टम नेम्ड मिस्ट्राल, जो कि अभी भी फंक्शनल है, और इटली की गवर्नमेंट ने इसको इन्वेंट करा था 1990s। और वहाँ पर इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि बहुत सारे जो डैम्स वहाँ पर लगे हुए उनकी सेफ्टी को आइडेंटिफाई करना। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वो डैम्स जो हैं वो उसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत है एंड सो ऑन, उसमें सेंसर से वो डेटा लेता है और उसकी सेफ्टी को आइडेंटिफाई करता है। तो नॉट इवन इन इटली, बाहर भी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्राज़ील है जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है सिस्टम मिस्ट्राल का। एंड दिस इज़ द एक फंक्शनल एग्जांपल है एक्सपर्ट सिस्टम की, जो कि अभी तक चल रही है। इसके अलावा द सिस्टम वाज आल्सो इंस्टॉल्ड ऑन सम लैंड स्लाइडिंग एरियाज़, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है। वहाँ पर भी ये सिस्टम लगाए गए थे कि आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कितने सेफ़ हैं या नहीं हैं। अगेन दे आर यूजिंग द सेंसर्स डेटा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर ये पफ है, मेडिकल सिस्टम, प्रोस्पेक्टर है, नेक्स्ट कौन है, यू कैन स्टडी अबाउट इट। अभी जो करंट अप्रोचेज़ हैं एक्सपर्ट सिस्टम की, अब क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम का जो एक टर्म है वो कन्वर्ट हो गया इनटू इंटेलिजेंट सिस्टम्स। अब जो वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है दैट इज़ इंटेलिजेंट सिस्टम, क्योंकि अब हमारे पास जो हम नॉलेज बेस की बात करते हैं जिसमें हमें डेटा स्टोर करना है, वो डेटा अपडेट भी होगा, चेंज भी होगा, एंड मशीन लर्निंग अप्रोचेज़ आर मच यूज़फुल एज़ कम्पेयर टू एक्सपर्ट सिस्टम। तो अब हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया उसके साथ, एंड ऑल्सो विद बिग डेटा, क्योंकि हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। पहले हमारे पास ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हम इतना डेटा सेव नहीं कर सकते थे जितना अब हमारे पास रिक्वायरमेंट भी है और डिमांड भी है। तो एक्सपर्ट सिस्टम दीज डेज आर इंटीग्रेटेड विद दीज मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब एक्सपर्ट सिस्टम का वर्ड इन्वेंट हुआ था और जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, एंड अगेन आई वाज टेलिंग यू कि उस टाइम पर यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ ऑफ़र होते थे एक्सपर्ट सिस्टम्स के, जिस तरह आजकल मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं। तो उस टाइम पर इसके लिए स्पेशली लैंग्वेजेस बनाई गई थी, जैसे कि लिस्प एंड प्रोलॉग, और स्पेशल कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए गए थे जो कि सिर्फ काम ही एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर करते थे। तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा बूम था। एंड अगेन अब क्योंकि ये लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती हैं, तो बेसिकली हमारे पास इफ़ देन एल्स के रूल्स होते हैं। जब हम अभी देखेंगे प्रोलॉग में भी फैक्ट्स बेस हम लोग काम करें कि अगर ये होगा ट्रू तो फिर ये भी ट्रू होगा, अगर ये फैक्ट ट्रू है तो ये वाला रूल भी ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो वो चीज़ें अब रिप्लेस हो चुकी हैं इनटू ओप की लैंग्वेज से हम वही काम कर रहे होते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम वही काम अचीव कर रहे होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम वाला। लेकिन ये जो लैंग्वेजेस स्पेशली डिज़ाइन की गई थी, लिस्प इज़ नाउ रेयरली यूज, प्रोलॉग इज़ नाउ रेयरली यूज्ड। अब कोई एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो हम इन लैंग्वेजेस को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम एक्सपर्ट सिस्टम को हर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। हम हर एप्लीकेशन के लिए एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पर जो कि नॉलेज इंटेंसिव होती हैं, यानी कि जो नॉलेज के ऊपर ही प्योरली काम कर रही होती हैं, वहाँ पर वी कैन यूज़ एक्सपर्ट सिस्टम। एक ह्यूमन एक्सपर्ट एग्जिस्ट करता है, नॉट ओनली एग्जिस्ट करता है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी नॉलेज को इनटू, वी कैन फीड द नॉलेज इनटू द नॉलेज बेस। अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कि जिससे हम एक्सपर्ट से नॉलेज तो ले लें लेकिन हम उस नॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकें, तो ऐसी एप्लीकेशंस में फिर एक्सपर्ट सिस्टम इज़ नॉट यूज़फुल। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज जो यूज़ करती हैं एप्लीकेशंस, वहाँ पर भी एक्सपर्ट सिस्टम इज़ अ फेलियर। ऐसी एप्लीकेशंस जो कि नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर काम कर रही हैं, वहाँ पर हम एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज में हमारे पास बहुत रूल्स होते हैं। अगर हम कुछ चंद रूल्स की बात करें, जैसे कि तुम लोगों ने इससे पहले अगर कंपाइलर पढ़ा है तो तुम लोगों ने देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास कुछ लिमिटेड वोकेबलरी होती है, कुछ लिमिटेड रूल्स होते हैं।
कि हमें सेमी कोलन लगाना है या नहीं लगाना, ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना। लेकिन जब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं, देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रूल्स जिनको हम पोर्ट्रे नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो वहाँ पर फिर उसको प्रोसेस करना और उन सबको रिप्रेजेंट करना नॉलेज बेस में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पर फिर एक्सपर्ट सिस्टम काम नहीं करता। ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पर फिज़िकल स्किल्स रिक्वायर्ड हों, वहाँ पर भी एक्सपर्ट सिस्टम इज़ नॉट यूज़फुल। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम एक्सपर्ट से उसकी नॉलेज ले भी लेते हैं, उसको कन्वर्ट भी कर देते हैं नॉलेज बेस के अंदर, उसको फीड भी कर देते हैं और इन्फ्रेंस इंजन से हम उसको किसी ना किसी तरह कन्वे करके यूज़र तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये सब होने के बावजूद कॉमन सेंस रिक्वायर्ड होती है। वी कांट कन्वर्ट दिस कॉमन सेंस इनटू अ नॉलेज बेस, ठीक है। हम वहाँ इसको फीड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे कुछ FIP के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी और वो उसमें कुछ इस तरह था कि MRI के इमेजेस थे, उसमें से ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करना था। तो ऐसी इमेजेस जहाँ पर ब्रेन ट्यूमर नहीं है, वो वहाँ पर भी एक छोटा सा कहीं पर उसको कुछ डिस्टॉर्शन नज़र आ रही है तो वो कह रहा है कि ब्रेन ट्यूमर है, जबकि अगर हम खुद अपनी आँखों से उस MRI इमेज को देखें तो हमें लगेगा कि वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ लाइव एग्जांपल जिससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हमें कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी, हमें मशीन की एडवाइस के ऊपर या उसके डिसीजन पर हम नहीं काम कर सकता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जब हम नॉलेज, मैंने पहले भी कहा था कि नॉलेज हमारी अपडेट हो रही है और चेंज हो रही है और बार बार हमें लर्निंग की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर भी हम मशीन लर्निंग, वहाँ पर भी हम एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज़ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब कंपोनेंट्स इसके होते क्या क्या हैं? हमारे पास एक ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, नॉलेज इंजीनियर उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करता है, उससे नॉलेज लेता है और उस नॉलेज को लेने के बाद, यानी कि नॉलेज इंजीनियर इज़ द पर्सन जो उस नॉलेज को कन्वर्ट करेगा या फीड करेगा नॉलेज बेस के अंदर। तो नॉलेज इंजीनियर कैन बी अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, या जिसको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे कि हम लिस्प और प्रोलॉग की बात कर रहे थे, कन्वर्ट करना आता, वो ह्यूमन एक्सपर्ट से उसकी एक्सपर्टीज़ लेकर उसको कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। सही। उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स होंगे, नॉलेज बेस होगा, इन्फ्रेंस इंजन होगा और यूज़र इंटरफेस होगा। यूज़र इंटरफेस वो चीज़ होगी या ऐसा इंटरफेस होगा जो कि यूज़र से इंटरैक्ट कर रहा होगा, दैट यूज़र इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास 2 बेसिक कंपोनेंट्स था, नॉलेज बेस जिसमें हम फैक्ट्स और रूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्फ्रेंस इंजन में हमारे पास दो तरह के इन्फ्रेंस इंजन हो सकते हैं। वन इज़ फॉरवर्ड चेनिंग एंड द अदर इज़ बैकवर्ड चेनिंग। यानी कि जब वो इन्फर कर रहा होगा, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, इन्फ्रेंस इंजन का काम क्या होगा कि वो उस नॉलेज को यूज़ करते हुए कोई चीज़ इन्फर कर रहा होगा। इन्फर मीन्स कि उससे हमें कोई चीज़ कंक्लूड करके बता रहा होगा, ठीक है। तो कंक्लूड करने के हमारे पास 2 तरीके होंगे, वन इज़ फॉरवर्ड चेनिंग एंड द अदर इज़ बैकवर्ड चेनिंग। तो वही रूल्स, वही फैक्ट्स यूज़ करते हुए वी आर डिड्यूसिंग न्यू फैक्ट्स या न्यू रूल्स। इन्फ्रेंस इंजन का ये काम होगा, और इसके अलावा उसमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं जिससे वो जो रिज़ल्ट कंक्लूड करके ला रहा है उसको वो एक्सप्लेन और डीबग भी कर सके। दिस इज़ कॉल्ड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो हम, अगर तुम लोगों को शुरू की क्लासेस याद हो, हमने उसमें कहा था कि इंटेलिजेंट सिस्टम्स वो होते हैं जो रीज़न कर सकें। तो एक्सपर्ट सिस्टम की एक बहुत ये समझ सकते हो कि अच्छी बात होती है, या इसका एडवांटेज है कि वो उसमें रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है कि जो रिज़ल्ट वो तुम्हें कंक्लूड करके बता रहा है, वो रिज़ल्ट आया कैसे, कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जिसके थ्रू वो उस रिज़ल्ट तक पहुँचा, वो तुम्हें रीज़न करके बता रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमें नॉलेज को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम सिमेंटिक वेब की बात करें तो हमारे पास ओंटोलॉजी होती है या सिमेंटिक नेटवर्क होता है, या फिर हम उसे प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट लॉजिक से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही वो रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक। अच्छा, अब नॉलेज जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है, वन इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव एंड द अदर इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल। अगर हम प्रोसीजर्स के थ्रू अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेज, या फंक्शंस के थ्रू जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना रहे होते हैं,
and the other is declarative knowledge. Declarative knowledge is represented in the form of propositions and logic, जिसको हम कह रहे थे predicate logic. एक्सपर्ट सिस्टम में जब हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दैट इज़ डिक्लेरेटिव. क्यों डिक्लेरेटिव यूज़ करते हैं? क्योंकि प्रोसीजर जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं उसमें हम फैक्ट्स को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं लेकिन दे आर मोर ईजीली हैंडल्ड इन डिक्लेरेटिव नॉलेज. ठीक है, ये बाद में भी हम अभी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. नॉलेज बेस इज़ अ सेट ऑफ सेंटेंसेस. नॉलेज बेस होता है क्या? उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और जो सेंटेंस होते हैं वो किसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करे हुए होते हैं. जैसे कि हम प्रोलॉग पर अगर करेंगे तो प्रोलॉग लैंग्वेज के अंदर उनको रिप्रेजेंट किया हुआ होगा. सेंटेंसेस जो होते हैं वो कोई असर्शन यानी कि कोई फैक्ट को रिप्रेजेंट कर होंगे अबाउट द वर्ल्ड, यानी कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके बारे में जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम स्टोर कर होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस. इन्फ्रेंस हम कहते हैं कि हम पुरानी फैक्ट से यानी कि पुराने जो रूल्स हमें फैक्ट्स दिए गए थे हम उनसे कोई नई नॉलेज डिस्कवर करके लेकर आएँ या कोई चीज़ नई कंक्लूड करके लेकर आएँ, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्रेंस. अच्छा, नाउ दिस इज़ द सेम थिंग जो पहले भी मैंने बताया था कि नॉलेज सिर्फ हमें हासिल नहीं करनी है एक्सपर्ट से, हमें हमें उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए इनटू अ नॉलेज बेस. यानी कि उसे किसी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्टेबल होनी चाहिए. अगर वो कन्वर्टेबल ही नहीं है तो उस नॉलेज का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है. जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग दो तरह की होती है. वन इज़ कॉल्ड डिडक्शन एंड द अदर इज़ कॉल्ड इंडक्शन. डिडक्शन का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ इन्फर कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक फैक्ट या एक रूल दिया हुआ था कि ऑल मैन आर मॉर्टल. फिर एक फैक्ट दिया हुआ था कि शेक्सपियर इज़ अ मैन. ठीक है, कि तो हम इससे एक चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं, डिड्यूस या फिर इन्फर कर सकते हैं कि क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल एंड शेक्सपियर इज़ अ मैन तो शेक्सपियर इज़ ऑल्सो मॉर्टल. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड इन्फेरेंस कि हमारे पास कुछ फैक्ट्स और रूल्स गिवन थे और हमने उससे कोई नई चीज़ कंक्लूड करी है, इन्फर करी है. अनदर थिंग इज़ कॉल्ड इंडक्शन, यानी कि हम कोई चीज़ जनरलाइज कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक से जनरल पर आ रहे हैं. हमारे पास गिवन कुछ फैक्ट्स थे, शेक्सपियर इज़ मॉर्टल, न्यूटन इज़ मॉर्टल, आइंस्टाइन इज़ मॉर्टल, और हम इन तीनों फैक्ट से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं या जनरलाइज एक रूल बना सकते हैं कि क्योंकि ये तीनों मॉर्टल थे तो ऑल मैन आर मॉर्टल. सो दिस इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन. ठीक है, हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर रीजनिंग इन एक्सपर्ट सिस्टम, हम इन्फ्रेंस यूज़ कर रहे होते हैं, हम इन्फर कर रहे होते हैं या हम डिड्यूस कर रहे होते हैं फ्रॉम द नॉलेज. सब नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करना है? एक तरीका जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशनल लॉजिक. प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंशियल लॉजिक. ये एक तरीका है जिससे हम अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंस होता है हम उसे कहते हैं प्रोपोजिशन. एज अ नेम से इज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक. तो प्रोपोजिशन हम सेंटेंस को कह रहे होता है. हमारे पास सपोज ये सेंटेंस है, फिश इज़ एक्सपेंसिव, तो दिस सेंटेंस इज़ कॉल्ड अ प्रोपोजिशन इन प्रोपोजिशनल लॉजिक. एनी सेंटेंस कैन बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि एट एनी टाइम ये सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ऑन द गिवन एनवायरनमेंट या सिचुएशन. जैसे कि मैं अगर कहती हूँ सेंटेंस फिश इज़ एक्सपेंसिव, तो दिस प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स इन कराची बट ट्रू इन समवेयर एल्स, सपोज इन मुल्तान. ठीक है, तो एट एनी टाइम दिस स्टेटमेंट या दिस प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यूज़ हो सकती हैं. अब क्योंकि हमारे पास सारे सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो हम उनके ऊपर ये ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं. एंड और नॉट इम्प्लाइज इक्विवेलेंट. इन सब के ये ऑपरेटर्स यानी कि ऑपरेशन तो ये हैं, और सिम्बल्स जो हम यूज़ करते हैं दे आर दीज सिम्बल्स. ठीक है, तो इसमें से हमने एंड, जब डिजिटल लॉजिक तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो ये एंड और नॉट मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ होगा. इम्प्लाइज, इक्विवेलेंट और इम्प्लाइज ये भी हम देख लेंगे इसका मतलब क्या होता है. इक्विवेलेंट तो इक्वेट करने के लिए होता है, और इम्प्लाइज ये बता रहा होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू होगी. ठीक है, इफ़ देन एल्स. सही है, इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. आगे चलते हैं. इसी तरह हम ट्रुथ टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज पी इज़ अ प्रोपोजिशन एंड क्यू इज़ ऑल्सो अ प्रोपोजिशन, तो मैं उन दोनों प्रोपोजिशंस का एंड और भी ले सकती हूँ. सही है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
अच्छा, जो हम एंड करते हैं हम इसको कंजंक्शन कहते हैं, और जो हम और करते हैं दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसजंक्शन। ठीक है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन, और डिसजंक्शन कोई एक भी ट्रू है तो दैट विल बी ट्रू। ये इन सब के ट्रुथ टेबल हैं, ए एंड बी, ए और बी नॉट ए एंड ए इक्वल बी। ए इक्वल बी जब भी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, जब दोनों सेम होंगे। अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब ये ट्रू होगा, और अगर दोनों ट्रू हैं तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज इट वुड बी फॉल्स अगर वो डिफरेंट हैं तो। अच्छा, दिस इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब होता है कि जब ए ट्रू होगा तो फिर बी भी ट्रू होगा। तो इसका जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो सिर्फ जब ए ट्रू है और बी फॉल्स है उसके ऊपर ये फॉल्स देगा, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर सपोज़ इफ़ यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर और उसने हमसे कहा कि इफ़ द इकोनॉमी इम्प्रूव्स वी विल बिल्ड अ हॉस्पिटल, तो हम इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में इस तरह से लिख सकते हैं, इकोनॉमी इम्प्रूव्स implies build हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में इसको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि अगर इकोनॉमी इम्प्रूव होगी तो फिर हम हॉस्पिटल बिल्ड करेंगे, अगर इकोनॉमी इम्प्रूव नहीं हुई तो हॉस्पिटल भी बिल्ड नहीं होगा। अगर इकोनॉमी इम्प्रूव नहीं हुई तो हॉस्पिटल बिल्ड हो रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, बट द रूल इज़ दिस, इकोनॉमी इम्प्रूव हुई लेकिन हॉस्पिटल बिल्ड नहीं हुआ, दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगा जब ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। सही है, ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। इकोनॉमी इम्प्रूव तो हुई थी लेकिन हॉस्पिटल बिल्ड नहीं हुआ था, तो उस कंडीशन में रिजल्ट वुड बी फॉल्स, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज ट्रू। इकोनॉमी इम्प्रूव हुई, हॉस्पिटल भी बिल्ड हुआ, ट्रू। इकोनॉमी ही इम्प्रूव नहीं हो रही है, फॉल्स है। हॉस्पिटल बिल्ड होता है या नहीं होता, डजेंट मैटर, इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये फॉल्स सिर्फ इस कंडीशन में होगा जब ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा। अच्छा, अब ये कुछ लॉज़ हैं जो कि मेरे ख़्याल से पहले भी तुम लोगों ने देखे होंगे। डी मॉर्गन्स लॉज़ में बहुत इट इज़ वेरी पॉपुलर, और बाकी वो कम्यूनिटेटिव लॉज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज़ हैं जो कि हम एंड और पे अप्लाई करते हैं। सो इफ़ दिस इज़ अ सेंटेंस, इफ़ इट स्नोज देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। स्नोज के लिए हम कह देते हैं एस है, एंड आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ के लिए डी एम है। तो इफ़ इट स्नोज देन आई विल स्टडी डिस्क्रीट मैथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको उससे, इफ़ देन एल्स की बात हो रही है क्योंकि। ठीक है, इम्प्लाइज से इफ़ आई स्टडी डिस्क्रीट मैथ आई विल गेट एन ए, तो डिस्क्रीट मैथ एंड ए इम्प्लाइज ए। ठीक है, इफ़ इट स्नोज आई विल गेट एन ए। ठीक है, हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो given these two rules, if it snows I will study discrete math, and if I will study discrete math I will get an A। मैं इससे ही conclude कर सकती हूँ ना, if it snows I will get an A। सही, तो this is also a law कि अगर A implies B and B implies C, तो इससे हम ये conclude कर सकते हैं कि A implies C। ठीक है, this is a rule। अच्छा, प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ यूज़फुल, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी एक लिमिटेशन है जो हम आगे अभी देखेंगे, जो कि ओवरकम हो सकती है यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जिसमें हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक।